जैसा कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? परमाणु संरचना के अंतर्गत, ठीक है। परमाणु संरचना के अंतर्गत हमने पहले इसकी रचना के बारे में किया था। इसको हमने बताया था थॉमसन का परमाणु मॉडल, ठीक है। थॉमसन का परमाणु मॉडल या थॉमसन का परमाणु संरचना। इस संरचना को हमने बताया था कि ये जो संरचना है त्रिभुज का संरचना भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने त्रिभुज के आधार पे बताया था कि जैसे त्रिभुज में बीज जो है धसे होते हैं, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे जो धनावेश है, क्या है, धनावेश है, वो धसा रहता है और इसकी बाहर जो सतह है वो कैसा होता है, ऋणावेशित होता है। कैसा होता है? ऋणावेशित होता है, ठीक है। और इनके दो प्रॉपर्टीज थे। उन्होंने ये भी बताया कि जो परमाणु का मॉडल है वो सामान्यतः कैसा है, गोलाकार है। कैसा है? गोलाकार है, ठीक है। दूसरा उन्होंने ये बताया कि इसमें जितने ऋण आवेशित होंगे कण उतने ही क्या होंगे, धनावेशित कण होंगे, ठीक है। इसके विषय में हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था। आज हम लोग एक नए मॉडल के हिसाब से, मतलब दूसरा मॉडल, ठीक है, दूसरे वैज्ञानिकों ने दिया, उसके विषय में पढ़ने वाले, ठीक है। परमाणु की संरचना, ठीक है, क्लास 9 चैप्टर नंबर 4। दूसरा जो मॉडल है उस मॉडल का नाम है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है। यहां पे रदरफोर्ड एक वैज्ञानिक का नाम है। क्या है? नाम है, ठीक है। इनका जन्म जो है 30 अगस्त, कब? 30 अगस्त 1871 ईस्वी में, ठीक, स्प्रिंग ग्रोवे में हुआ। ग्रोवे में हुआ, ठीक है। इनका जो जन्म है 30 अगस्त 1871 ईस्वी में स्प्रिंग ग्रोवे में हुआ, ठीक है। इनको नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है, ठीक है। इन्हें नाभिकीय, ठीक है, नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है, ठीक है। इन्हें नाभिक की खोज के लिए, मतलब अगर हम बोले कि नाभिक की खोज किसने किया, तो रदरफोर्ड ने किया, ठीक है। इनके नाभिक की खोज की वजह से इन्हें 1908 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला। कब मिला? 1908 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला, पुरस्कार मिला, ठीक है। किनको? रदर। अब इन्होंने परमाणु मॉडल जो है उसके विषय में क्या बताया वो ध्यान से सुनिए और समझिए। इन्होंने एक प्रयोग किया, उस प्रयोग के आधार पे मॉडल को क्या किया, प्रस्तुत किया, ठीक है। देखिए इन्होंने क्या प्रयोग किया। सबसे पहले इन्होंने एक सोने की पतली पन्नी ली। क्या ली? एक सोने की पतली पन्नी। जैसे अगर हम यहाँ पे एक पन्नी लेते हैं, मतलब ये सोने की पन्नी है, मान लीजिए सोने की पन्नी, और ये बहुत पतली है, बहुत पतली। ये बता रहा है कि इसकी जो मोटाई है वो लगभग 1000 परमाणुओं के बराबर है। कितने? 1000 परमाणुओं के बराबर है, ठीक। किसकी? सोने की जो पन्नी है इसकी मोटाई जो है वो 1000 परमाणुओं के क्या है, बराबर है, ठीक। इन्होंने इस सोने की पन्नी पर अल्फा किरणें, कौन सी किरणें? अल्फा, ठीक है। आपने कई तरह की किरणों का नाम सुना होगा भी, ठीक। आप जैसे जैसे सीनियर क्लास में जाइएगा, हायर क्लास में जाइएगा, तो अलग अलग प्रकार के कणों के विषय में आप विस्तार से समझिएगा। बस आप इतना समझिए कि यहाँ इन्होंने अल्फा कण, कौन सा? अल्फा जो कण है इस पर उन्होंने बौछारित किया, प्रसारित किया, ठीक है।
और ये जो अल्फा कण है ये द्विआवेशित हीलियम कण है। कौन सा है? ये जो अल्फा कण है, ठीक, अल्फा कण जो है द्विआवेशित, कैसा? द्विआवेशित हीलियम कण है। मतलब ये जो अल्फा कण यहाँ पे बौछार किया जा रहा है वो कहां से प्राप्त किया जा रहा है? हीलियम से। कहां से? हीलियम से, ठीक है। कह रहा है कि इसका जो द्रव्यमान है लगभग वो 4u के बराबर है। इसका जो द्रव्यमान है कितने के बराबर है? 4u के बराबर है, ठीक। कितने के बराबर? 4u के बराबर है। इन्होंने क्या किया कि अल्फा किरणों को, जो कण है, ठीक है, उसको सोने की पन्नी जो दिख रही है यहाँ पे जो बताया जा रहा है, सोने की जो पन्नी है उस पर प्रचारित किया। इस पे अधिकांश जो कण किरणें थे, अल्फा जो किरणें थी, ठीक है, इसकी कण की जो किरणें थे वो सीधा क्या हो गई? पार हो गई। सीधा सीधा क्या हो गई? पार हो गई। कुछ कण, कुछ किरणें ऐसे हैं जो जिस डायरेक्शन में गई उसी डायरेक्शन में वापस लौट। कुछ मतलब हम सैकड़ों की बात करें तो सैकड़ों में एक कण ऐसा है जो गया, टकराया और वापस उसी पथ पर, ठीक है, वापस उसी पथ पर वापस लौट आया, ठीक। कुछ ऐसे भी हुए जो अपने पथ से क्या हो गए? विचलित हो गए। मतलब यहां से गए, सीधा गया, टकराया, ठीक है, और कहीं इस तरफ टकराया, कहीं इस तरफ, कुछ कण, ठीक है, कुछ कण गए, टकराए और विक्षेपित हो गए। मतलब कुछ एंगल के साथ, कुछ कोण के साथ वो विस्थापित हो गए, मुड़ गए, ठीक है। क्या हो गए? मुड़ गए। उन्होंने इनमें 3 तरह के प्रभाव को देखा। कितने तरह के प्रभाव को देखा? 3 तरह के प्रभाव को देखा। सबसे पहला उन्होंने प्रभाव देखा कि जैसे ही अल्फा किरणों को सोने की पन्नी पर विचारित किया जा रहा है, अधिकांशतः कण सीधा सीधा क्या हो जा रहे हैं? बाहर चले जा रहे हैं। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये जो परमाणु है उसके बीच रिक्त स्थान अधिक है। क्या है? रिक्त स्थान अधिक है, जिससे कि जो अल्फा किरणें हैं वो सीधा सीधा, अधिकांश जो किरणें हैं या अधिकांश किरणों की जो संख्या है वो क्या हो गई? सीधा बाहर चली गई, ठीक। दूसरा इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कुछ कण ऐसे भी इसमें मौजूद हैं जिनसे टकराने के बाद जो अल्फा किरणें है वो क्या हो रही है? विक्षेपित हो जा रही है या अपने पथ से विचलित हो जा रही है, ठीक। तीसरा इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला? तीसरा इन्होंने निकाला कि ऐसा एक कण है इसमें मौजूद जहां से अल्फा किरणें जा रही है और टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है, उसी पथ पर वापस लौट आ रही है, ठीक है। और वो भारी जो कण है उसका उन्होंने क्या नाम दिया? नाभिक। क्या नाम दिया? नाभिक, ठीक। वो जो बीच का जो कण है उन्होंने उसको क्या नाम दिया? नाभिक दिया, ठीक। तो अगर हम बात करें कि इनके गुण प्रॉपर्टीज की, अगर हम बात करें कि इन्होंने परमाणु मॉडल के हिसाब से इस मॉडल में क्या क्या उन्होंने बताया, ठीक है, तो इसे हम मिटा देते हैं जल्दी से। अब चाहे तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर छोड़ दीजिए। चलिए देखिए इन्होंने परमाणु मॉडल के विषय में क्या कहा। सबसे पहले हमने आपको जो कहा वो कि अधिकांश कण सोने के पन्ने से क्या हो गए? विक्षेपित हो गए, मतलब सीधा सीधा पार हो गए। इसका मतलब कि परमाणुओं के अंदर रिक्त स्थान है। परमाणुओं के अंदर, परमाणुओं के अंदर अधिक क्या है? रिक्त स्थान है, ठीक है। क्या है? रिक्त स्थान है, मतलब खाली जगह है। क्या है? खाली जगह है। उन्होंने दूसरा जो प्रयोग देखा कि जो कण जा रहे हैं, टकरा रहे हैं और वापस विक्षेपित हो जा रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि परमाणुओं के कम भाग में, परमाणुओं के कम भाग में कुछ धनावेशित कण है, कुछ धनावेशित कण है। मतलब परमाणुओं के कम भाग में या कुछ भाग में कुछ धनावेशित कण है जहां से किरणें जा रही है और जाने के बाद, टकराने के बाद क्या हो जा रही है? विक्षेपित हो जा रही है या फिर अपने एंगल से क्या हो रही है? मुड़ जा रही है। क्या हो रही है? मुड़ जा रही है, ठीक। तीसरा उन्होंने क्या कहा?
तीसरा जो हमने कहा कि जो किरणें जा रही है, टकरा रही है और वापस उसी माध्यम में उसी पथ पर, मतलब इसके साथ जो एंगल बन रहा है, कितने का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री के एंगल पर सीधा वापस लौटकर आ जा रही है। इसका मतलब उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणुओं के भीतर एक मजबूत कण है या फिर एक मजबूत धनावेशित केंद्र है, जहां से जाने के बाद, टकराने के बाद सीधा उसी माध्यम में वापस लौटकर किरणें आ रही है। ठीक, तो इससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, परमाणुओं के केंद्र में, ठीक है, परमाणुओं के केंद्र में एक भारी धनावेशित कण क्या है, मौजूद है। क्या है, मौजूद है। ठीक, एक केंद्र ऐसा है, एक जहां पे एक भारी आवेशित कण मौजूद है, जहां से किरणें जा रही है और टकराकर उसी माध्यम में या उसी पथ पर 180 डिग्री के साथ क्या हो रही है, वापस लौट आ रही है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे इन्होंने उससे निष्कर्ष निकाला कि परमाणुओं के अंदर अधिक रिक्त स्थान है, परमाणुओं के कम भाग में कुछ धनावेशित कण है, और उन्होंने ये कहा कि परमाणुओं के केंद्र में एक भारी धनावेशित कण है, जिसके कारण किरणें जो है वो जा रही है और टकराकर वापस 180 डिग्री पर वापस आ रही है। ठीक, अब इन परिणामों को हम लोग और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये तो तर्क के हिसाब से हमने लिख दिया, क्या लिखा, तर्क के हिसाब से हमने लिख दिया। ठीक है, अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में देखिए, और जो 3 है इनको वेरीफाई करके लिख रहा है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। देखिए पहला इन्होंने क्या कहा वो आपको याद रखना होगा। ठीक, नंबर फर्स्ट करा कि इन प्रयोगों के आधार पे, रदरफोर्ड के अपने प्रयोगों के आधार पे रदरफोर्ड ने कुछ निष्कर्ष निकाले और उन्होंने बताया कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। धनावेशित जो केंद्र है उसे क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। जहां करे बता रहा है कि एक परमाणु का लगभग, एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान, क्या, संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में मौजूद है। कहां मौजूद है, नाभिक में मौजूद है। ठीक है, ये उनकी पहली अवधारणा परमाणु मॉडल के आधार। दूसरा उन्होंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अब खाली का ये लौट जा रहा है, सीधा सीधा पार हो जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गैप के हिसाब से क्या कर रहा है, रन कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ निश्चित कक्षाओं में क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तीसरा इन्होंने क्या कहा, कहा कि जो नाभिक का आकार है, ठीक है, किसका आकार, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में, नाभिक का आकार परमाणु की आकार की तुलना में काफी कम है, मतलब बहुत छोटा है। क्या है, बहुत छोटा है, सूक्ष्म है लिख सकते हैं। ठीक,
क्योंकि एक ही कण ऐसा है जो गया और टकरा कर वापस आया ना, तो इसका मतलब कि जो परमाणु का आकार बड़ा होना चाहिए, लेकिन उसके मुकाबले जो नाभिक का आकार है वो क्या है, बहुत छोटा है, बहुत सूक्ष्म है। तभी तो एक जो किरण है, अल्फा किरणें जा रही है, टकरा रही है और फिर उसी पथ पर वापस लौट आ रही है। ठीक, तो इससे उन्होंने 3 निष्कर्ष निकाला। परमाणुओं का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में मौजूद होता है। दूसरा उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में क्या करता है, चक्कर लगाता है। जबकि नाभिक का, तीसरा उन्होंने कहा नाभिक का आकार परमाणुओं के आकार की तुलना में क्या है, बहुत छोटा है, बहुत कम है। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद एक लास्ट जो मॉडल है वो है बोर का मॉडल, जिसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। चलो, चलिए देखते हैं बोर का परमाणु मॉडल। तीसरा परमाणु मॉडल है। ठीक है, पहला हमने देखा थॉमसन का, दूसरा हमने देखा रदरफोर्ड का, और अब तीसरा देखने जा रहे हैं बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, इन्होंने परमाणु के बारे में क्या बताया, समझिए। इन्होंने कहा कि जो परमाणु है, ठीक है, जो परमाणु है इनके बीच का जो केंद्र बिंदु है वो तो नाभिक है, जैसा कि रदरफोर्ड ने बताया। क्या बताया, रदरफोर्ड ने बताया। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है एक निश्चित कक्षाओं में क्या करता है, घूमता है। उन्होंने ये बताया कि नाभिक के चारों तरफ घूमता है। लेकिन जो बोर थे उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है उन सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए एक निश्चित क्या है, कक्षाएं हैं। क्या है, कक्षाएं हैं जिसके सापेक्ष वो क्या कर रही है, रन कर रही है, चक्कर लगा रही है। हर एक कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन, हर एक कक्षा में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है अपनी कक्षाओं में क्या कर रही है, गति कर रही है। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की वितरित कक्षा कहा जाता है या इलेक्ट्रॉन की कक्षा कहा जाता है। जैसे हमने एक ये बनाया, ये एक बनाया, फिर ये बनाया, ये सभी जो कक्षाएं हैं इन कक्षाओं को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं। किसकी कक्षाएं, इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं। ये था उनका पहला, बोर मॉडल का पहला परमाणु के विषय बताया। दूसरा उन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा से, मतलब अपनी कक्षा से, ठीक है, बाहर जाती है या चक्कर लगाती है तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। जैसे अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इस इलेक्ट्रॉन के पास मान लीजिए कोई भी ऊर्जा हो, कोई भी एनर्जी हो, कोई भी ऊर्जा हो, ठीक है, तो अपनी कक्षाओं में अगर घूम रही है, ठीक है, क्या करें, घूम रही है, तो घूम रही है तो इसकी जो ऊर्जाएं हैं वो कम नहीं होंगी, कम नहीं होंगी, नहीं होंगी। अगर ऐसा होगा तो धीरे धीरे जो इलेक्ट्रॉन है इनकी ऊर्जाएं कम होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि सारे इलेक्ट्रॉन गिर कर कहां आ जाएंगे, नाभिक के पास आ जाएंगे। हालांकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ऐसा उन्होंने बोर मॉडल ने बताया। मतलब बोर के जो परमाणु मॉडल है उसमें बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन है एक निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की कक्षा कहते हैं। जबकि उन्होंने दूसरा ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है या प्रत्येक इलेक्ट्रॉन या अपनी कक्षा में जो घूम रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन इस विभक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा विकिरण नहीं होती है, नष्ट नहीं होती है। तो बोर मॉडल जो है परमाणु का, उन्होंने दो ही तर्क दिया। ठीक है, एक तर्क प्रत्येक कक्षाओं में मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक कक्षाओं में मौजूद इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में ही क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं, अपने कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं। दूसरा इन्होंने ये बताया कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगाती है तब इनकी ऊर्जा का ह्रास या कमी, ठीक है, या क्षय नहीं होता है।
ठीक है, नहीं होता है। बोर मॉडल ने एक और बताई कि ये जो कक्षाएं हैं, ठीक है, इनको कोष कहा जाता है। पहले वाले को के कहा, फिर एल कहा, फिर क्या कहा, एम कहा, के एल एम और फिर एन कहा। मतलब इन्होंने कक्षाओं के नाम रख दिए के एल एम और एन, ये कक्षाओं का नाम रख दिया। इस तरह से और भी कक्षाएं हो सकती है, ठीक है। उन्होंने कहा कि और भी कक्षाएं हो सकती है। अगर हम नंबर दें तो कक्षाओं का नंबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 हो सकता है, ठीक है, 6 7 8 इस तरह से उन्होंने कहा। किसने कहा, बोर मॉडल। अब देखिए इसमें वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या है। अब आपसे दोस्त पूछे जाते हैं कि ठीक है, जब थॉमसन ने बनाया तो वो फेल हो गए, जब रदरफोर्ड ने बनाया तो कुछ हद तक फेल हो गए, ठीक। तो ये जो दोष है, फेल होने का कारण क्या है, दोष है कि भैया उन परमाणु मॉडलों में कुछ ना कुछ क्या रह गई, त्रुटियां रह गई, कमी रह गई, जिसकी वजह से वो परमाणु मॉडल कुछ दिन चले और फिर क्या हो गए, उन्हें हटा दिए गए या फिर उसमें एक परिवर्तन कर दिए गए, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम थॉमसन की बात करें, क्योंकि हमने सबसे पहले किसकी बात की थी, थॉमसन की बात की थी, ठीक। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जल्दी से। चलिए, अगर हम थॉमसन की बात करें, ठीक है, यहां पे हमने परमाणु मॉडलों में दोष, परमाणु मॉडलों में दोष, ठीक। पहला जो था वो थॉमसन का था, थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है वो तो ऐसा ही फेल था, क्योंकि ना तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन और धनावेश और ऋणावेश के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने नाभिक की जानकारी दी नहीं दी, नाभिक की जानकारी दी नहीं दी, ठीक है। उन्होंने कक्षाओं के बारे में बताया नहीं बताया कि भाई कक्षाएं भी होती है, नहीं ना बताया, ठीक है। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि जो नाभिक है वो निश्चित कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, उन्होंने ये भी नहीं बताया। किसने नहीं बताया, थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है वो भी नहीं बताया, ठीक है। मतलब उन्होंने ना ही नाभिक के बारे में बताया, ना ही कक्षा के बारे में बताया, ना ही चक्कर के बारे में बताया कि जो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षाओं में अपने चक्कर को लगाते हैं, ठीक। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि नाभिक में धनावेशित चार्ज होते हैं, ठीक। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि जो परमाणु है उनके बीच में अधिक रिक्त स्थान होते हैं। किसने, थॉमसन के परमाणु मॉडल जो थे उनमें बहुत सारी कमियां थी, जैसा कि हम अभी आपको बता रहे हैं। अगर हम बात करें किसका, अगर हम बात करें अभी जो था रदर, हाँ, फोर्ड का परमाणु मॉडल, का परमाणु मॉडल, ठीक। तो इस मॉडल में ज्यादातर त्रुटियां नहीं थी, ज्यादातर त्रुटियां नहीं थी, कम त्रुटियां थी, ठीक है। पहली त्रुटियां ये थी कि इन्होंने ये नहीं बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के एक निश्चित कक्षाओं में क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं। नहीं, उन्होंने ये कह दिया कि नाभिक है और इस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, लेकिन ये उन्होंने नहीं कहा कि एक निश्चित कक्षा में, मतलब उन्होंने कक्षाओं को छोड़ दिया, नहीं बताया कि भाई कक्षाएं होंगी नहीं होंगी, निश्चित कक्षा होंगी या फिर नहीं होंगी। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो ह्रास होगी या नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है घूम रही है तो उनकी ऊर्जा बढ़ेगी घटेगी, ठीक है, या कमी होगा या क्षय होगा, उसके विषय में भी उन्होंने जानकारी नहीं दिया। तो उस हिसाब से भी उनका जो परमाणु मॉडल है कुछ समय के लिए क्या रहा, दोषपूर्ण रहा, दोषपूर्ण रहा। अब सबका निवारण करते हुए लास्ट में नील बोर आए, जिन्होंने दिया नील बोर अपना एक परमाणु मॉडल दिया ना, नील बोर का परमाणु मॉडल। एक मिनट, नील बोर का परमाणु मॉडल। तो बाकी जो चीजें थी वो तो खोज ली गई थी, परमाणु मॉडलों के विषय में, उनकी संरचनाओं के विषय में चर्चा कर ली गई थी, बता दी गई थी। तो इन्होंने जो कमियां थी, जैसे कक्षाओं की बात था, ऊर्जाओं की बात था, उन्होंने क्या किया, इसे विस्तारित किया और इन कमियों को क्या किया, दूर किया, ठीक है। तो आज के वीडियो में, आज के क्लास में हमने परमाणु जो संरचना है, जो 9th क्लास में पढ़ना है, उसके विषय में हमने चर्चा किया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि जो कक्षाएं हैं,
जो परमाणु है उनके अंदर इलेक्ट्रॉनों के, प्रोटॉनों के, न्यूट्रॉनों के कौन कौन से गुणधर्म है और उनका और क्या गुणधर्म है। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन के विषय में पढ़ा, लेकिन और उनके कौन कौन से गुणधर्म है उसके विषय में हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तब मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, ओके, बाय।